स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका प्यारा शिवम गजेंद्र चौहान स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज का ये जो वीडियो है इस पर आज हम उन सवालों की बात करने वाले हैं जो कि आर्मी के पेपर के लिए, जो आर्मी जीडी का पेपर होता है उसके नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो नए पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न होंगे उनकी मैं बात करूँगा। और अब आगे आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि कहीं अगर 28 मार्च को जो पेपर हुआ था उसकी तरह पेपर फिर से कठिन आ गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पुराने पेपर कभी लंबे समय से रिपीट हो रहे हैं और एक नई चीज़ चालू हो गई। आप लोगों को पता होगा कि अब कुछ टाइम से जो पेपर हैं, लगभग 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था 2020 में, तब से आपने देखा होगा कि जो पेपर होता है वो बच्चों के हाथ में दे दिया जाता है वापस। पेपर होने के बाद घर ले जाने के लिए पेपर देना शुरू कर दिया गया है। इससे एक बार निश्चित होगा कि पेपर का जो लेवल है वो दिन ब दिन कठिन होता जाएगा। अब इस चीज़ से कैसे टकराना है, तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक पेपर लेकर के आया हूँ। ये मॉडल पेपर है। ये बिल्कुल सटीक उसी पैटर्न पर बन करके तैयार हुआ है जैसा कि 28 मार्च को पेपर आया था। अब अगला पेपर जो बच्चों का अभी प्रस्तावित था 25 अप्रैल के लिए, जो कि टल गया है, तो अब आगे 25 अप्रैल को जो पेपर होना था वो आगे बढ़ा दिया गया। अब वो आगे कब तक के लिए बढ़ गया वो डेट अभी कोई निश्चित आई नहीं है। तो उसी पेपर पर हम बात करेंगे कि वो जो है किस टाइप का होने वाला है, तो उसी पर आधारित प्रश्न हम लेकर के आपके सामने आए। चलिए समय को बर्बाद नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपका, इसमें आपको पता है कि जीके के, इसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे जीके के, और ये सारे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से रहते हैं। कुछ अलग अलग करंट अफेयर और बाकी चीज़ों से भी आ जाते हैं। तो ये बाकी अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में जीके आता है, लाइक आप एसएससी जीडी की कर रहे हैं, तब भी ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सवाल आ जाएगा इसमें, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तटीय का मतलब होगा जो समुद्र के किनारे है, और समुद्र के किनारे है तो इसको लगून भी कहते हैं। लगून का मतलब होता है समुद्री तालाब। समुद्री तालाब यानी कि ऐसी झीलें जिनमें समुद्र का पानी आकर के भर जाता है, उन्हें तटीय झीलें, लगून झीलें या समुद्री तालाब कहते हैं। उसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ये पड़ती है आपके उड़ीसा में। ठीक है, अब बात करेंगे चिल्का झील की। तो चिल्का झील का जो पानी है वो खारा पानी है, समुद्री झील है इसलिए खारा पानी है। और यहाँ आपका जो है इंडियन नेवी का, अगर देखा बताएं, इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है। कहाँ पर? चिल्का, उड़ीसा में। आगे बात करें, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया। तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया, और ये जो निर्माण करवाया है वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ पे बात हो रही है विधान परिषद की। यहाँ विधानसभा की बात नहीं हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा केंद्र सरकार में देखेंगे, अगर केंद्र स्तर पर देखेंगे तो 2 सदन होते हैं। एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, इसमें आपने देखा होगा जो लोकसभा होता है वो अस्थायी सदन होता है, यानी कि इसके सदस्य जो हैं ये भंग किया जा सकता है और इसका चुनाव होना तय है 5 साल के बाद। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें, ये एक स्थायी सदन है, ये पूर्ण रूप से कभी भी बंद नहीं होता, इसको भंग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से अगर राज्य के स्तर पर देखोगे तो यहाँ पर भी 2 सदनी व्यवस्था 6 राज्यों के अंदर है भारत में। भारत में ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर ये 2 सदनी व्यवस्था जारी है। क्या 2 सदनी? एक तो विधानसभा हो गई आपकी, और दूसरा सदन हो जाएगा आपका विधान परिषद। ये लगभग उन्हीं नियमों पर आधारित है जैसा कि राज्यसभा, यानी कि यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यहाँ के होते हैं उनका 6 वर्ष का होता है। जैसे कि लोकसभा में 5 वर्ष का और राज्यसभा में 6 वर्ष का होता है, वही सारे नियम इस राज्य स्तर पर भी लागू होते हैं। तो विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का हो जाएगा। बात करते हैं बीडी सावरकर की। वीर सावरकर, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ है। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को बता रहा हूँ, जितने भी नए हवाई अड्डा और जिन राज्यों में कुछ स्थानों के नाम बदल गए हैं, राज्यों के स्थानों के नाम बदल गए हैं,
कुछ बंदरगाहों के नाम बदल गए हैं। इन पर आप ज़रूर फोकस करें, सवाल यहाँ से ज़रूर बनने तय हैं। सवाल पूछ लिया गया वीर सावरकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है वो अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और ये इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनके नाम पर प्रवर्तित किया गया, क्योंकि वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा दी गई थी और वो काला पानी की जो जेल है वो अंडमान निकोबार पर ही है। तो इन्होंने वहाँ पे अपना अच्छा जीवन व्यतीत किया था, लंबा समय यहाँ पर व्यतीत किया था, इसीलिए इनको सम्मानित करने के लिए, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस हवाई अड्डे का नाम बदल करके वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया। दूसरी बात, वीर सावरकर से एक सवाल बहुत आता है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत, ये सारे पॉइंट मैं बताता जा रहा हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप चाहते हो कि इस वाली भर्ती में, अगली वाली भर्ती में आपकी वर्दी पक्की हो, तो ये सारी बातें आप नोट करते जाना, क्योंकि सवाल के आसपास की जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट हैं, तभी बता रहा हूँ, जिनसे सवाल फंसते हैं तभी बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बक्करवाल तथा गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है, किस राज्य की जनजाति है? तो आपने देखा होगा कि जो 28 मार्च को पेपर हुआ था, 28 मार्च को पेपर हुआ था, उसमें गारो जनजाति के बारे में पूछ लिया था कि गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये जनजाति मेघालय में पाई जाती है। ये 28 मार्च के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं इन दोनों जनजाति की बात करूँ, बक्करवाल और गुज्जर की, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। तो यहाँ से एक बात और तय हो गई कि आपको जनजातियों के निवास स्थान की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी जनजाति का निवास स्थान कौन सा है। ये एक इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक निकल के आएगा, जिसको हॉट टॉपिक कह सकते हैं, जो अभी करंट में आर्मी के पेपर में जारी है। तो जनजातियों के निवास स्थान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, किस जगह पर कौन सी जनजाति निवास करती है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धार्मिक सभा संबोधित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1893 में, क्योंकि ये 1800 वाली ईस्वी में सबसे ज़्यादा धर्म सुधार आंदोलन चालू हुए थे। और बाद में इन्होंने 1897 में आकर के रामकृष्ण मिशन की शुरुआत कर दी थी 1897 में। और रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो इनके गुरु का नाम है। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु का नाम है। बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। और ये जो विश्व धार्मिक सभा हुई थी वो शिकागो में हुई थी। कहाँ हुई थी? शिकागो में। विश्व धार्मिक सभा 1893 में शिकागो शहर में आयोजित की गई थी, जहाँ इन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। भारत को एक नई पहचान मिली थी धर्म के क्षेत्र में पूरे विश्व पटल पर। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई है? तो महावीर स्वामी की मृत्यु की अगर हम बात करें तो उसका आंसर हो जाएगा पावापुरी में। और यहाँ जन्म की बात करते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं, तो वो लुम्बिनी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान गवर्नर कौन है? तो रघुराम राजन, सुब्बा राव, उर्जित पटेल, ये सभी पूर्व गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास, ये इनका पूरा नाम है, जो अभी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1835 में की गई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में जितना भी मुद्रा प्रचलन है, मुद्रा प्रचलन खास करके कागज की जो मुद्रा है उसका जो प्रचलन है, उसका जो नियंत्रण है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। जैन अवेस्ता किस धर्म की पुस्तक है? तो ये जो है वो पारसी धर्म की एक पुस्तक है। जैसे बौद्ध धर्म की आपने देखा होगा पिटिक, और हिंदू धर्म के लिए गीता, इस तरीके से उसी प्रकार से ये जैन अवेस्ता जो है वो आपकी पारसी धर्म की एक पवित्र ग्रंथ है, पुस्तक है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा के समांतर चलती है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा क्या है? जैसे कि आपने देखा कि पृथ्वी में ये जो 0 डिग्री की आपकी देशांतर रेखा है, इसके इस तरफ और इस तरफ जाने से समय घटता और बढ़ता है। अगर आप इस तरफ को जाएंगे समय बढ़ता है और इस तरफ को जाएंगे तो समय
घटता है, इसी चीज़ को निपटान करने के लिए कि पूरे विश्व में समय को लेकर के समस्या न रहे, एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बना दी गई। अगर उस रेखा को कोई पार करता है तो वो एक नई डेट में चला जाएगा, एक नई डेट में चला जाएगा। इस चीज़ को निपटान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई। तो वो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो किस जल संधि के समांतर चल रही है उसकी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक बनाई गई है जिससे कि डेट को लेकर के पूरे विश्व में समानता बनी रहे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आपकी बेरिंग जल संधि जो है इसके समांतर होकर के चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, सन 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन यहाँ हुआ था, मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और चौथा इलाहाबाद। इसको आप नोट करते चलें अपनी नोटबुक पे जिससे कि ये क्लियर हो जाए। और एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। कहाँ से क्वेश्चन पक्का है? कांग्रेस से। एक क्वेश्चन 100% पक्का है कि कांग्रेस से कोई ना कोई एक सवाल आएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? या किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इस प्रकार के कईयों सवाल जो हैं कांग्रेस से बनकर के तैयार होंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कांग्रेस जो है अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट हो गया, पूरा एक टॉपिक हो गया। तो आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से नोट कर लें डेट वाइज, ठीक है। और ये जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ इनको भी नोट करते चलें, क्योंकि ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ यही आपकी सफलता की कुंजी है। सवाल तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सवाल से संबंधित एक दो बातें और बता देता हूँ, लेकिन जो टॉपिक बता रहा हूँ ये आप नोट करते चलो, क्योंकि इन टॉपिक सवाल से इधर उधर सवाल हो सकता है पर टॉपिक से सवाल बाहर निकल के नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हीरे की प्रमुख खदान, देखो अभी एक सवाल इसमें भी आ गया था पिछले वाले पेपर में 28 मार्च में, किसी खदान के बारे में उसमें पूछ लिया गया था कि ये खदान कहाँ पाई जाएगी, कर्नाटक में पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, तो उसका आंसर शायद कर्नाटक ही था। तो खदान जो है, संबंधित खदानें हैं, इनका बड़ा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में ये भी एक टॉपिक बता देता हूँ मैं, कौन सी खदान जो है कहाँ पर है। वो खदान किसी अभ्रक से जुड़ी हो सकती है, किसी अयस्क से जुड़ी हो सकती है, हीरे से जुड़ी हो सकती है। इन सारी खदानों का भी ध्यान रखें। ये एक टॉपिक लिख लें अपनी कॉपी पे और इसके आंसर जो है किसी किताब से या गूगल करके कहीं से भी निकाल के ज़रूर लिखें, ये आपके काम आएंगे। अगर आपको वर्दी चाहिए तो, नहीं तो मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वर्दी चाहते हैं, वर्दी लेने की उत्सुक हैं और लेना चाहते हैं, वर्दी से प्यार है तो ही आप करेंगे। अगर आपको वास्तव में वर्दी से प्यार है तो आपको ये काम करना पड़ेगा। हीरे की प्रमुख खदान जो है, प्रमुख खान जो है पन्ना, वो किस राज्य में है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है। दल बदल कानून, ये सवाल एक आ गया। अनुसूची, अनुसूची 12 अनुसूचियां हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो अपने टॉपिक में कि अनुसूचियों से एक सवाल आना ही आना तय है कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है। 12 अनुसूची हैं, बड़े आराम से याद हो जाएंगी। मैं एक एक करके आपको सारे टॉपिक बताता चलूँगा। तो यहाँ पर किस अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया। इंडियन नेवल अकादमी, जो राष्ट्रीय नेवी एकेडमी है, वो आपकी भारतीय नेवल एकेडमी केरल में है। नुआखाई एक त्यौहार होता है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई जो त्यौहार है वो आपका उड़ीसा में है। तो देखो, त्यौहार, नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, इनका बड़ा ध्यान रखना है भाई, कौन से राज्य में कौन सा होता है। कोई खेल किसी राज्य में खासकर होता हो, चाहे वो बैल दौड़ से संबंधित हो, भैंसा दौड़ से संबंधित हो, भैंस दौड़ से संबंधित हो, ये खेलों से भी सवाल आ रहे हैं। तो पूरा पैटर्न बदल गया है। अब ये आर्मी का वो सीन नहीं रहा कि जो पिछली बार पेपर आया था, पिछले 10 साल के पेपर पढ़ लीजिए, 5 साल के पेपर पढ़ लीजिए, आगे बार अपना पेपर पूरा पूरा फंस जाएगा। ये दिन गए, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी भी इतना ज़रूर है कि टॉपिक फिक्स हैं। अब आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी पड़ेगी तो ही आपका काम बनेगा। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ाई नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। तो ये जीके के अपने 15 सवाल हो गए। अब बात करते हैं साइंस की।
साइंस के सवालों की बात करेंगे, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने दिया हुआ है? तो त्रिक नियम दिया था डोबे राइनर ने, ये लिखा हुआ है आंसर में, डोबे राइनर ने वर्गीकरण की, तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए त्रिक नियम दिया हुआ था। निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम होती है? तो जिसकी सबसे कम, यानी कि जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय जो तत्व हैं, अक्रिय तत्व, इनकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम होती है। तो उसमें आपका आर्गन आ सकता है, रेडोन आ सकता है, और रेडोन आ सकता है, हीलियम आ सकता है, न्यून आ सकता है, ये सारे अक्रिय तत्व हैं। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है वो लगभग शून्य होती है, इसलिए आंसर आर्गन। और सबसे अधिक जो होती है वो आपकी फ्लोरीन की होती है, इस बात का याद रखना, सबसे अधिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम से जाना जाता है। ऑन्कोलॉजी किससे संबंधित है? तो भैया ये भी टॉपिक अच्छा आ गया, ये भी टॉपिक अच्छा आ गया। जो विषय और उससे अध्ययन से संबंधित जो चीज़ें हैं, विषयों का अध्ययन, विषयों का अध्ययन, ये आप याद रखेंगे। इनके सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सेरिकल्चर क्या है, ऑन्कोलॉजी क्या है ना, जूलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या है, इनसे भी सवाल आते हैं, तो ध्यान रखना। ये आपके कैंसर से संबंधित अध्ययन है, उसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पदार्थ जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। ये इंस्टेंटली आपको ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है। गोल्डन चावल किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होते हैं? किसका प्रमुख स्रोत होते हैं? तो गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होते हैं। चांदी की परमाणु संख्या 47 होती है। प्याज किसका विकसित रूप है? तो प्याज जो है वो आपका तना का विकसित रूप है, क्योंकि जो प्याज होता है, प्याज ऐसा कुछ होता है, उसके नीचे अपनी जड़ें अपनी अलग जगह काम करती हैं, और ये यहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये पत्ती है, आप जानते हैं, ये जड़ें हैं। अगर ये जड़ें हैं, ये पत्ती हैं, तो बीच में क्या होगा? तना होगा। तो तने का ही विकसित रूप जो होता है वो आपका प्याज होता है। निम्न में से कौन सी धातु, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो इसमें से देखो, एल्यूमिनियम धातु है, लोहा धातु है, पारा धातु है, क्लोरीन जो है वो धातु नहीं, अधातु है। कौन सी धातु खुली अवस्था में पाई जाती है? तो सोना भी खुली अवस्था में पाया जा सकता है, प्लेटिनम भी खुली अवस्था में पाया जा सकता है, इसलिए दोनों ही खुली अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाए जा सकते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या है? तो अमोनिया का जो सूत्र है वो NH3 है। ये आपका मार्स गैस का सूत्र है, ये अमोनियम क्लोराइड का है, अमोनियम क्लोराइड, और ये ओजोन गैस का है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो ये जो है, ये वाला आपका पुरुष का है, पुरुष के अंदर पाया जाता है, और ये आपका स्त्रियों के अंदर पाया जाता है। ठीक है। जब किसी के अंदर ये दोनों हार्मोन्स बराबर मात्रा में होते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर कोई पुरुष और उसके अंदर एस्ट्रोजन अगर थोड़ा सी मात्रा में पाया जाए, तो वो उसकी हरकतें जो है, मतलब स्त्रीलिंग जैसे स्त्रियों की तरह हो जाती हैं, बोल चाल चलने का तरीका। ऐसे ही पुरुषों के साथ भी होता है, महिलाओं के साथ भी होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके पुरुषत्व या फिर स्त्रीत्व के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठंडे पेय में ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो इन कोल्ड ड्रिंक्स को कार्बन डाइऑक्साइड से ही कसैला किया जाता है, याद रखेंगे आप। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित किया जाता है, तभी जितने भी सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो कोको कोला अगर आप पीते हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड से बनकर के तैयार होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। वस्तु का भार न्यूनतम किस जगह पर होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो आपको पता है कि पृथ्वी में यहाँ पर भूमध्य रेखा है, यहाँ पर भार कम होता है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे ज़्यादा होता जाएगा। लेकिन जो पृथ्वी के बीचों बीच की जगह है, जहाँ पर केंद्र पाया जाए, पृथ्वी के अंदर अगर आप घुस जाओ, पृथ्वी के अंदर अगर आप घुस जाओ, तो वहाँ पर ये भार शून्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार न्यूनतम होता है, शून्य होता है। ठीक है। अभी आप देख रहे हैं गजेंद्रा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल, डियर शिवम सर।
अगर आपको मेरी चीज़ें समझाई हुई समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप इस वीडियो का लिंक जो है वो अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहें। हमने सेना में कई सारे जवानों को भर्ती करवाया है, उनकी मेहनत और लगन के दम पर हमारा मार्गदर्शन रहा है। अगर उनमें से आप भी एक बनना चाहते हैं तो आप भी हो सकते हैं, वर्दी आपकी भी हो सकती है। तो आपको अगर इंटरेस्ट है, आपके अंदर जिगरा है, तो आइए फिर हमारे पास, ठीक है। और किसी भी समस्या के लिए ऑनलाइन समाधान यहाँ पर हमेशा मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर बताएं। अब बात करेंगे मैथ्स की। तो मैथ के लिए भाई देखो मैं बताऊं, अब आपका जो पैटर्न बदल के आया है उसमें जीके और जीएस के लिए पैटर्न बदल गया है। पेपर को नोटिस करने के बाद मैं बता रहा हूँ, एनालाइज करने के बाद बता रहा हूँ कि इसके लिए जो पैटर्न है वो नया हो गया है। लेकिन अभी मैथ्स को लेकर के पैटर्न बदला नहीं है। बस मैथ्स में आप ये कह सकते हो कि अगर पहले 19 लेवल के क्वेश्चन आते थे तो अब वो 20 लेवल के हो गए, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं तो मैथ्स में मेरी एक हिंट होगी, एक राय देना चाहूँगा आपको क्या करना चाहिए। आपको टॉपिक वाइज मैथ्स को लगा लेना चाहिए और उसके बाद जो बुक्स आप लगा रहे हैं उनको लगाना शुरू करें। प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं उनको लगाना शुरू करें, तो आपका मैथ्स इंप्रूव हो जाएगा। सीधा प्रैक्टिस सेट ना लगाएं मैथ के मामले में। आप पहले टॉपिक बाय चीज़ों को समझें, हर टॉपिक के कंसेप्ट समझें, कौन से टॉपिक में कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं वो समझें। उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आएगा। आप तुक्केबाजी करेंगे और कुछ भी नहीं। चलिए मैथ सेक्शन को समझ लेते हैं आसानी से। पहला सवाल है, मैथ ज़्यादा टफ नहीं आएगा, मैं बता चुका हूँ। पहला सवाल है 1 3 5 7 15। इसमें देखो आप देखोगे 2 की वृद्धि है, यहाँ 4 की वृद्धि है। या ये एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले आप अंतर निकाल लीजिए, अंतर से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ 2 की है, यहाँ 4 की है, यहाँ पे जब आप देखोगे 8 7 15, यहाँ 8 की है। जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ 16 की है, मतलब अंतर के दुगने को जोड़ा जा रहा है। अगली बार 32 का अंतर होना चाहिए, 16 दूनी 32, तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें देखो 0.5, इसमें सिंपल सा जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। इसको ऐसा लिखो 0.583 0.04। पॉइंट के सामने पॉइंट रखना, इस बात का ध्यान रखना है बस। जो डेसिमल आप लगा रहे हो वो आपका सही जगह लगना चाहिए। आंसर जो है इसका वो आ जाएगा 2.63। तो ये दो संख्याओं का गुणनफल 14, अंतर वो योगफल जो है वो 14 है और अंतर है वो 10 का है। मतलब 14 दोनों को जोड़ के है और अंतर 10 का, मतलब एक संख्या 10 अधिक है। तो एक काम करो 10 हटा दो, कितना बचा 4। इस 4 में तो दोनों की हिस्सेदारी बराबर बराबर होगी, एक 2 दूसरी भी 2। जिसके 10 हटाए तो उसके 10 वापस कर दो। एक 12 है और एक 2 है। पूछा दोनों संख्या गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों संख्या गुणनफल 24 हो जाएगा। किसी शहर की जनसंख्या 800 है, उसमें 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 800 की जनसंख्या में अगर 5% की वृद्धि, तो जनसंख्या की वृद्धि हमेशा ऐसे दिखाते हैं, 5% की वृद्धि तो 105 हो जाएगा। 2 साल की बात है, एक बार फिर से 105/100 हो जाएगा। 3 साल की बात होती तो फिर से 105/100 हो जाता। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, इसको छोटा किया जा सकता है। 1 मिनट, कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ ना करें। तो फिर हम इसको ऐसा बना सकते हैं, 800 को 800 रहने देते हैं, 105 को 5 से काटोगे तो 21 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, फिर 21 बार कटेगा, फिर 20 बार कटेगा। इससे जब इसको काटोगे तो 20 20 400 होते हैं, 400 से 800 2 बार कटेंगे, तो 2 गुणा 21 गुणा 21, 21 का 441 होता है, 441 का दुगना 882 हो जाएगा। किसी एक टंकी में 75 लीटर और एक में 45 लीटर दूध है, उस बर्तन की माप बताओ जो इसको पूरा पूरा नाप सके और बर्तन एक बार भी खाली ना आए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, 15 जो है वो 75 को भी काट रही है। और तो ये 35वां सवाल है, उसमें हमें सीधी सी बात है मासा निकालना था, जिसको हम HCF भी कह सकते हैं। इसमें हमें मासा निकालना था इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
36 सवाल नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 36 तो हो चुका है, इसका आंसर जो था वो 15 लीटर था। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय का मतलब क्या होता है, जिसका डेसिमल के बाद के अंकों की संख्या निश्चित ना हो। √25 का मान 5 हो गया, √9 का मान 3 हो गया, √40 अभी पता नहीं है, √36 का मान तो 6 हो गया। इनमें डेसिमल आया ही नहीं, तो ये सब के सब परिमेय हो गए, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। ठीक है, बात हो रही है √40 की। अब 40 जो है, इसका जो रूट है वो पॉइंट में आएगा, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं। जब यहाँ डेसिमल आएगा, दशमलव आएगा, तो यही वाली जो संख्या है वो अपरिमेय हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है, यही वाली संख्या अपरिमेय हो जाएगी √40। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। कोई भी 2 या उससे अधिक अभाज्य संख्याएं होंगी तो उनका मासा 1 होगा। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, और मासा आता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेने से। अभाज्य संख्याओं के बीच में जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो वहाँ पर एक कॉमन लिया जाएगा, इसलिए इनका मासा 1 हो जाएगा। मासा यानी HCF। एक वर्गाकार बगीचा का परिमाप क्या होगा, परिमाप हमसे पूछा गया है। यदि क्षेत्रफल 1225 हो, कितना आसान सा तरीका बता रहा हूँ, अगर क्षेत्रफल जो है वो 1225 है तो इसकी जो भुजा है वो हो जाएगी आपकी 35, और 35 अगर भुजा हो जाएगी तो इसका जो परिमाप है वो भुजा का 4 गुना होता है, यानी कि 4 गुना भुजा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 4 गुणा 35 यानी कि 140। ऑप्शन में है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी 140 मीटर। एक व्यक्ति P से Q तक की यात्रा 40 किलोमीटर की गति से तय करता है। P से Q गया तब उसकी स्पीड 40 की थी। फिर सवाल ने कहा कि वह 50% गति बढ़ाकर वापस आता है। जब वापस आ रहा था तो 40 का 50% हो गया 20, और बढ़ाकर यानी कि 60 की स्पीड से वापस आया। औसत गति पूछ ली है, तो औसत गति जो होती है वो होती है 2 गुणा x बाई बटे x प्लस वाई, मतलब 2 गुणा 40 गुणा 60 बटे 40 प्लस 60। ऊपर का गुणा करोगे तो 4800 हो जाएगा, नीचे का जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। आंसर में 48 ही आना है, इसलिए ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इसके ऑप्शन जो हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। ये दिखाई नहीं दे रहा, छुपा बैठा था। ऑप्शन नंबर सी जो है 48 किलोमीटर प्रति घंटा सही हो जाएगा। अगला सवाल है, एक एथलीट 24 सेकेंड में 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो 200 मीटर गया 24 सेकेंड में, तो ऊपर हमने दूरी रख ली, ऊपर को हमने जो है दूरी रखी है, नीचे को समय रखा है, तो यही चाल का सूत्र होता है, तो चाल ही तो बना रहे हैं। तो 200 बटे 24, लेकिन ये जो दूरी है वो मीटर में है, समय सेकेंड में है, चाल बनानी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो गुणा कर देंगे 18 बटे 5 का। 6 से काटोगे 3 बार कटेगा, 6 से काटोगे 4 बार कटेगा। 4 और 5 का इन दोनों का गुणा करोगे 20 आएगा, 20 से ये 10 बार कटेगा, 10 का गुणा 3 में कर दिया, आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 में ये पूछा गया है, 9 सही 2 बटे 5 की अनुचित भिन्न क्या है। तो कुछ नहीं करना है, इनका गुणा करना है, 9 पना 45 और 2, इनका गुणा करना है यहाँ पर और ऊपर जोड़ देना है। तो 9 का 5 में गुणा 45 और 2 47 बटे 5, ये इसका उत्तर आ जाएगा 47 बटे 5, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, 12 व्यक्ति हैं 9 दिन में कर रहे हैं, 15 व्यक्ति होंगे x दिन में करेंगे। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 12 गुणा 9
बटे 15। किससे काटना चाहिए? 3 से काट लेते हैं। 3 त्रिक 9, 3 से काटा 5 बार। 12 तियो 36 बटे 5 करोगे तो 7.2 आंसर आ जाएगा। ये रहा 7.2 दिन। दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या का 5 गुना बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर जो है वो 3 है। तो छोटी संख्या का 5 गुना ये 45 बनाएगा, छोटी संख्या का 4 गुना 40 बनाएगा, अंतर 5 का है, ऑप्शन गलत हो गया। 7 का 5 गुना 35 हो गया, इसका 4 गुना 32 हो गया, अंतर 3 का है, यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है अंतर जो है वो 3 का है, तो वे संख्या होंगी 7 और 8। 2, 7, 12, 17 का 10वां पद क्या होगा? तो ये जो है वो आपका समांतर श्रेणी का सवाल हो गया। समांतर श्रेणी का सवाल हो गया। क्या श्रेणी है? 2, 7, 12, 17 ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो प्रथम पद है यानी ए, उसको 2 मानेंगे। जो सार्वांतर है हर बार कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। और हमसे 10वां पद पूछा तो एन की जगह 10 आ जाएगा। सूत्र होता है ए एन, मतलब एनवां पद अगर आपको निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब पहला पद यानी कि 2, एन मतलब जो से जितने पदों की संख्या है, तो 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेंगे। डी मतलब जो अंतर है वो। 45 को 2 में जोड़ोगे, आंसर 47 आपका आ जाएगा। कोई व्यक्ति एक वस्तु 80 में खरीदकर 100 में बेचता है। अगर किसी ने कोई वस्तु 80 में खरीदी है तो उसका क्रय मूल्य 80 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 100 हो जाएगा। उसने 20 रुपए का फ़ायदा कर लिया 80 रुपये लगा करके। नीचे की ओर हमेशा वही रुपए आते हैं जो लगाए जाते हैं। 100 आता है प्रतिशत के लिए। ये इसको 4 बार काटेगा, 400 को 25 बार काटेंगे, आंसर हो जाएगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो 25% का है। आगे बढ़ते हैं। यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, मान लो ये आज है, ये बीता हुआ कल है, और उससे 2 दिन पहले पहला और दूसरा। यहाँ बोल दिया कि संडे था। अगर ये संडे है तो ये मंडे, ये ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। अब कह रहा है, ये बात प्रेजेंट की हो रही है, ये दिन जो है वो प्रेजेंट का है, वर्तमान का है, आज इसको बोलते हैं। आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये होगा, इसके 2 दिन बाद आने वाला कल जो होगा वो थर्सडे का होगा, ये फ्राइडे का होगा और ये सैटरडे का होगा। तो आंसर हो जाएगा शनिवार। एक चित्र की ओर देखते हुए राम ने कहा कि उसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। ठीक है, राम ने किसी तस्वीर की ओर इशारा किया कि इसकी मां, मान लो इसको ए नाम दे दिया, इसकी मां मान लो बी है, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो किसी की पत्नी है। और पत्नी किसकी है? मेरे पिता, मतलब मैं खुद मान लो एम हूँ, मेरे पिता पी हैं, का कोई पुत्र है, उसकी ये पत्नी है बी। और फिर अगली लाइन में मैंने कह दिया कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मतलब ये जो व्यक्ति है वो खुद ही मैं हूँ, मतलब वो मेरी ही पत्नी है। अब मेरी पत्नी पुत्र की पत्नी है, उसकी माँ, मतलब इसकी माँ जो है वो मेरी ही पत्नी है, इसका मतलब ये मेरी ही संतान है। मेरी पत्नी का जो संतान होगा वो मेरी भी तो संतान हो जाएगा। तो राम का चित्र, राम किसका चित्र दिखा रहा है? तो सीधी सी बात है, या तो ये पुत्र है या पुत्री है। अब ऑप्शन में या तो ये लिखा हो कि भाई कह नहीं सकते, पता नहीं, तो फिलहाल पुत्री वाला ऑप्शन भी होता तो ना तो पुत्र लगाते ना पुत्री, एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए था कि कुछ फिक्स नहीं है कि जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है वो कौन है, लड़का है या लड़की। तो लेकिन पुत्री होने की संभावना ही खत्म कर दी ऑप्शन दे करके, इसलिए पुत्र होना तय है। ठीक है, 16, 23, 31, 16 में कितना जोड़ दिया? 7 जोड़ दिया, 23 बन गया। 23 में 8 जोड़ दिया 31, 31 में 9 जोड़ दिया 40 हो गया। देखो कितना अंतर से समझ में आ जाता है। सबसे पहले 16, 23, 31, 40, 50, 61 और अगला नंबर यहाँ पे है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 7 जोड़ा गया है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है 8 जोड़ा गया है, यहाँ 9 जोड़ा गया है, यहाँ 10 जोड़ा गया है,
यहाँ 11 जोड़ा गया है तो अगली बार 12 जोड़े जाएंगे। जब हम 12 जोड़ेंगे तो इसको 73 बनाएंगे, तो आंसर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 73। प्रकाश का संबंध अंधकार से विलोम वाला है तो ज्ञान का संबंध अज्ञान से विलोम वाला हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अज्ञान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, बुखार का डॉक्टर मात्रक नहीं होता, वायुदाब का मात्रक थर्मामीटर नहीं होता, थर्मामीटर एक यंत्र है और वायुदाब जो है वो राशि है। तो यहाँ पर यंत्र का नहीं, यहाँ चल रहा है राशि और मात्रक का संबंध। तो जहाँ राशि और मात्रक दिखाई देंगे वहाँ काम होगा। यहाँ पर राशि और यंत्र है, यहाँ देखिए यहाँ राशि और मात्रक है, इसलिए आंसर जो है वो डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ पूरा पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपका आर्मी जीडी का पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। 28 मार्च 2021 को हुए पेपर में आपने देख लिया होगा, इसीलिए बच्चों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप घर पे लगातार पढ़ते रहें और इस चैनल पे मैं लगातार ऐसे जिसमें संभावित प्रश्न होंगे, जो प्रश्न आपके किसी न किसी पेपर में फंसेंगे, ऐसे पेपर पोस्ट करता रहूँगा। तो आप इस चैनल को वीडियो अगर पसंद रहा लाइक करेंगे और दूसरे दोस्तों की मदद करने के लिए शेयर करेंगे और खुद की आगे अच्छे से मदद होती रहे इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे।